जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सबका यूपीएससी हिंदी में। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ मौसमी घटनाएं पूरे वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो जिस वैश्विक घटना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे उसको हम एनसो बोलते हैं। एनसो क्या है? एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। अब एल नीनो क्या होता है? एल नीनो एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड भी इसको बोला जाता है। सदर्न ऑस्किलेशन, तो यहां पर जो सदर्न शब्द दिया हुआ है ये सदर्न पैसिफिक ओशन के लिए दिया हुआ है। और यहां पर तीसरा शब्द ऑस्किलेशन है, तो ऑस्किलेशन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज टू और फ्रो मोशन में जब जा रही हो। टू और फ्रो मोशन क्या होता है? आप लोगों ने पेंडुलम तो देखा ही होगा, पेंडुलम वॉच, तो उसमें नीचे एक बॉब लटका होता है। बॉब क्या होता है? पहले ऐसे जाएगा फिर वो ऐसे जाएगा, तो ये जो मोशन होता है इसको हम ऑस्किलेशन बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब पहले बॉब ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो इसको हम ऑस्किलेशन बोल रहे होते हैं। अब यहां पर बॉब तो है नहीं, यहां पर क्या है? यहां पर ओशन की बात हो रही है, तो ये सतह जल की बात करेगा कि किस प्रकार से सतह जल इधर से इधर आएगा और इधर से इधर जाएगा। यही तो ऑस्किलेशन का अर्थ हम लोग समझे कि पहले जिस स्थिति में है वापस से अपनी स्थिति में पहुंच जाना ही ऑस्किलेशन था। अब हम देखेंगे कि ये जो एनसो है, जो एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन हम लोग पढ़ा गया, ये दो फैक्टर से प्रभावित होता है। कौन कौन से वो दो फैक्टर हैं? पहला एटमॉस्फेरिक फैक्टर होता है और दूसरा हमको ओशनिक फैक्टर देखने को मिलता है। ओशनिक फैक्टर जो काम करता है वो क्या होता है? सी सरफेस टेम्परेचर। अब सी सरफेस टेम्परेचर क्या होता है? जो सतह होगा किसका, जो जल हम लोग देख रहे हैं, जो समुद्री जल देख रहे हैं, तो उसका जो सतह होगा, उस सतह का जो तापमान होगा उसी को हम सी सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं। और इस पे जो एयर कॉलम का प्रेशर लग रहा होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम सरफेस एयर प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द आपको दिख रहे होंगे, एक एल नीनो दिख रहा है, दूसरा लानीना दिख रहा होगा। लानीना क्या है? इसी का रिवर्स मॉडल है लानीना। अब क्या होता है लानीना, क्या होता है एल नीनो, ये भी आगे हम लोग इसको देख ही रहे हैं। एक और चीज यहां पर देख लेते हैं कि ये जो वेदर फिनोमेना हमको वेदर इवेंट देखने को मिल रहा है, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड पे हमको देखने को मिला करता है। मतलब 2 से 7 साल पे ये हमको रिपीटेटिवली दिखा करता है। रिपीटेटिवली दिखने का मतलब कि कभी एल नीनो दिखेगा, कभी लानीना दिखेगा, कभी सामान्य फेज रहेगा। कभी कभी क्या होता है कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब लगातार 1 2 3 वर्षों तक के हमको एल नीनो देखने को मिल जाएगा। कभी 4 4 5 5 साल के गैप पे हमको एल नीनो लानीना देखने को मिलेगा। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो आइए एंसो समझने के लिए पहले हमको 3 चीजें समझनी पड़ेगी। किसी भी चीज का नॉर्मल फेज समझना ही पड़ेगा अगर उसको हमको एडवांस या एक्सट्रीम वर्जन समझना है। तो पहले हम लोग सामान्य फेज पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि एल नीनो क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि लानीना क्या होता है और कैसे प्रभावित करता है। सामान्य फेज की अभी हम बात करें तो यहां पर आपको दो चीजें दिख रही होंगी। सबसे पहले ये कुछ आपको एक पानी नुमा चीज दिख रहा होगा कि हाँ तो ये आप सही है। ये क्या है? ये सागर ही है। कौन सा सागर है? ये प्रशांत महासागर दक्षिणी छोर है। ये आपको क्या दिख रहा है? ये दक्षिण अमेरिका है। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, मतलब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र है। ये जो पानी दिख रहा है, ये ऊपर कुछ एरो आपको ऐसे दिख रहे हैं, ये ऐसे क्यों है और ये एरो ऐसे क्यों है, इसको भी हम लोग समझते हैं। इसको समझने से पहले हमको एक चीज जानना पड़ेगा व्यापारिक पवनों के बारे में। इसको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। तो कुछ प्लेनेटरी विंड्स होती हैं उनको हम ट्रेड विंड भी बोलते हैं। ये सिर्फ ट्रेड विंड ही नहीं होती हैं, फिर इधर से इधर हम आगे भी पढ़ेंगे कि इधर भी कुछ हवाएं बहती हैं, ईस्टर्ली होती हैं, वेस्टर्ली होती हैं। उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कि ये ट्रेड विंड्स होती हैं। तो जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये मुख्यतया ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं, इक्वेटर के दोनों तरफ। ये आप देख भी सकते हैं, ये आप देख भी सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बह रही हैं इक्वेटर के दोनों तरफ। मतलब बेसिकली किधर से किधर आ रही हैं? जिस तरफ ये एरो इंडिकेट कर रहा है ये इधर से इधर हवा आ रही है। अब ये तो बहुत सामान्य सी चीज है कि अगर जो हवा ऐसे बह रही है तो उसके टच में जो चीज होगी उस तरफ बहने ही की कोशिश करेगी या उस तरफ भागने की कोशिश करेगी। अब अगर जो ये पानी बंधा होता है तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग झंडे को लहराते हुए देखते हैं कि एक छोर पे बंधा होता है, दूसरा छोर जिस तरफ हवा बहती है उस तरफ बहा करता है, पर अपनी ही जगह पर स्थिर रहता है। पर ये तो कहीं बंधा है नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर जो हवा ऐसे चल रही है तो जो सतह का पानी है, क्योंकि ये भी तो मतलब होगा कि हवा कितनी स्ट्रांग है, जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा पानी इधर डिस्प्लेस करेगी। तो ये सतह बेसिकली सतह का पानी है, तो सतह क्या होता है? गर्म होता है और ये नीचे हमको ठंडा स्थिति देखने को मिलेगा। ये स्थिति होती क्यों है? तो बहुत सामान्य सी चीज है कि सूर्य होगा। होगा क्या? सूर्य है। ये क्या करेगा? ये अपनी किरणों से गर्म करेगा पानी, और ये हम लोग देखें कि एक सर्टेन हाइट तक के ही पानी गर्म होता है, उसके बाद पानी ठंडा रह जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी कैपेसिटी होगी, अपनी टेंडेंसी होगी इस रेस की कि कितना डीप वो पेनिट्रेट कर रहा है। और ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे भी वो काम कर रहा है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ लाइट मतलब कि सूर्य कितनी देर तक है, जाहिर सी बात है रात भी होगी, फिर ये चीज नॉर्मल होने लगेगी। तो ये हमको क्या समझ में आ रहा है कि क्यों सतह का पानी गर्म होता है, क्यों सतह से नीचे का पानी थोड़ा कंपेरेटिवली ठंडा होता है। ठीक है, ये तो बेसिक बात यहां पर ये हो गई।
वापस से हम लोग आते हैं कि अगर जो व्यापारिक पवनें हैं वो इधर से इधर आ रही हैं और ऊपर कैसा पानी है, ऊपर ये हमको गर्म पानी दिख रहा है, ये हमको हॉट वाटर दिख रहा है, गर्म पानी दिख रहा है। अब ये पानी अगर जो इधर आएगा और इधर भी एक किनारा है तो इधर पानी क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, मतलब इधर पानी इकट्ठा हो जाएगा। कौन सा पानी? अब अगर जो इधर से गर्म पानी आएगा तो जाहिर सी बात है गर्म पानी इकट्ठा होगा ना, तो यहाँ पर कौन सा पानी ज्यादा हो जाएगा, गर्म पानी ज्यादा हो जाएगा। अब नेचर की एक बहुत खूबसूरत चीज है कि नेचर क्या करता है, चीजों को बैलेंस करके रखता है। चीजों को बैलेंस का मतलब कि कहीं पे वो कम ज्यादा नहीं करता, कहीं से आप कोई चीज निकाली तो उसको कहीं ना कहीं वो पूरा कर ही देता है। कहने का अर्थ क्या है कि यहां से अगर जो पानी आया इस तरफ, तो यहां पर जो खाली स्थान बचा वहां पर वो कौन से पानी को यहां से नीचे से ठंडे पानी को इधर ले आता है। अब इसको हम, इस प्रक्रिया को हम उद्वेलन की प्रक्रिया या अपवेलिंग भी बोलते हैं। अपवेलिंग की स्थिति में क्या होता है कि ये ठंडा पानी ऊपर जाएगा और ये बैलेंस ऑफ वाटर बना रहेगा और गर्म पानी इधर आ जाएगा। अब इस स्थिति में होता क्या है, तो जब यहां पर हम लोगों ने गर्म पानी देखा तो गर्म पानी क्या करेगा, यहां पर लो प्रेशर कंडीशन बनाएगा। लो प्रेशर कंडीशन में क्या होता है, जो वाष्पीकरण ज्यादा होगा और फिर ये हमको बादल दिखेगा। बादल क्या करेगा, बारिश कराएगा। इधर हमको हाई प्रेशर कंडीशन देखने को मिला था। हाई प्रेशर कंडीशन में क्या होती है, जाहिर सी बात हम लोग देखें कि हवाएं सिंक कर रही हैं, हवाएं नीचे बैठती हैं। हवाएं नीचे बैठेंगे तो क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर होगा वो हमको साफ दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा, क्लियर वेदर दिखेगा। और यहाँ पर सूखा जैसी स्थिति, मतलब यहाँ पर बारिश नहीं होगी, जाहिर सी बात है। रेगिस्तान के पीछे भी यही लॉजिक होता है। इसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर रेगिस्तान के पीछे हाई प्रेशर का कंडीशन कैसे अप्लाई होता है, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इधर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या देखेंगे, जो हम ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का रीजन देखें वहां पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हवाएं उठेंगी और ये बारिश कराएंगी, और इधर हवाएं बैठेंगी, मतलब भारी हवा है तो जाहिर सी बात है नीचे सिंक करेगा और ये क्या होगा, यहाँ पर सूखा जैसी स्थिति होगी। यहाँ पर एक और चीज होती है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा है, वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर सर्कुलेशन क्या है, कुछ नहीं, ये जो इधर आपका ठंडी हवाएं बैठ रही हैं, मतलब और इधर जो गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं, और ये जो एक सेल बन रहा है इसी को हम वॉकर सर्कुलेशन बोल रहे होते हैं। बहुत सामान्य सी चीज है। तो ये था नॉर्मल फेज किसका, जो अभी हम लोग एनसो पढ़ रहे थे उसका, ये नॉर्मल फेज है। यहाँ पर एक और चीज हम देख ही लेते हैं कि ये जो उद्वेलन हो रहा है, जो अपवेलिंग हो रही है, तो ये सिर्फ पानी ही ऊपर नहीं लाएगा ठंडा पानी, इसके साथ में ये न्यूट्रिएंट भी ऊपर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट ऊपर आने से क्या होगा, यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स के होने से क्या होगा, जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते होंगे वो आएंगे, तो वो कौन होते हैं, मछलियां होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर मछलियों का तादाद अच्छी मात्रा में होगा, तो हमको यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप होती हुई दिखेगी किधर, साउथ अमेरिका की तरफ। तो ये सामान्य स्थिति होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, इधर हमको बढ़िया बारिश देखने को मिलेगा, इधर सूखा जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, पर इधर हमको मत्स्य पालन और यहाँ पे हमको फिशिंग इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। नॉर्मल फेज हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं एल नीनो की, कि एल नीनो क्या होता है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे सामान्य फेज में, जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ट्रेड विंड्स की हम लोगों ने बात की, कि व्यापारिक पवनें होती हैं, वो आती हैं और ये ऊपर से जो सतह का जल होता है इसको एक तरफ लाके एक्यूमुलेट कर देती है, और नीचे से जो ठंडा पानी है वो ऊपर आके यहाँ पर बैठ जाता है, तो ये बैलेंस हो जाती है चीजें। ये सामान्य स्थिति है, इसको हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं एल नीनो की स्थिति में। तो इसमें क्या होती है, जो व्यापारिक पवनें, जो ट्रेड विंड की हम लोग बात कर रहे हैं, वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं। अब वो कमजोर पड़ेंगी तो क्या होगा, जितना पानी वो इधर ला रही होती है, जैसे अभी हम लोगों ने झंडे का एग्जांपल देखा था, जैसे जो झंडा है तो जब तेज हवा चलेगी तो उस तरफ तेज ऐसे ऐसे वेव में जाएगा। हवाएं नॉर्मल चलेंगी तो झंडा ऐसे है, नहीं तो जितनी तेज हवा चलेगी उतना बढ़िया से लहरा रहा होगा कोई भी झंडा। तो उससे हम क्या समझ सकते हैं, वहां से इसको क्या रिलेट किया जाएगा कि अगर जो यहां पर हवा तेज रहेगी तो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी क्या होगा, डिस्प्लेस करके इधर लाएगा। पर अगर जो हवा ही उतनी तेज नहीं है, हवा थोड़ी कमजोर पड़ जा रही है, तो क्या होगा, उतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो सामान्य स्थिति के उलट अगर जो हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको गर्म पानी कम दिखेगा। क्यों, क्योंकि अब सतह का इधर से अधिकतम जल इधर नहीं आ रहा है, अब सतह का जल मतलब जो सरफेस वाटर इधर रह जा रहा है। तो अगर सरफेस वाटर इधर रह जा रहा है तो जो यहाँ पर अपवेलिंग होता था वो हमको उतना दिखाई नहीं देगा। अपवेलिंग होने का कारण क्या था, यहां से पानी इधर आता था तो यहाँ जो खाली स्थान बचता था तो अपवेलिंग होता था और यहाँ पर स्थान पूरा हो जाता था। तो अब यहाँ पर उतना खाली हो ही नहीं रहा है, तो अपवेलिंग भी हमको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। कहां पर, एल नीनो की स्थिति में। अब इस पे असर क्या क्या पड़ रहा है वो हम देख लेते हैं। यहां पर हमको क्या दिखा, सामान्यतया यहां पर अब हमको हाई प्रेशर दिखेगा। क्यों, क्योंकि अब यहां पर उतना गर्म पानी है नहीं। और यहां पर हमको लो प्रेशर दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अब सतह का जल मतलब सरफेस वाटर बचा हुआ है जो कि गर्म है, तो उसकी वजह से यहां पर लो प्रेशर दिखेगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो लो प्रेशर होगा तो यहां पर बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो बादल क्या करेगा, बारिश कराएगा। ठीक है, तो अब हमको बारिश कहां पे देखने को मिलेगी, जहां हमको सामान्य स्थिति में यहाँ पर सूखा देखने को मिल रहा था, अब हमको यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। किस स्थिति में, एल नीनो की स्थिति में। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में जहां हमको बढ़िया बारिश देखने को मिल रही थी सामान्य स्थिति में, वहां पर हमको
सूखा देखने को मिलेगा, ड्रॉट जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट फायर देखने को मिलेगा, हीट वेव देखने को मिलेगा। ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगी। एक और चीज यहाँ पर प्रभावित होगी, कौन सी चीज प्रभावित होगी? मत्स्य पालन यहाँ पर प्रभावित होगा। क्यों प्रभावित होगा? जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर उद्वेलन हमको इतना देखने को नहीं मिलेगा, ठंडा पानी ऊपर जाने को नहीं मिलेगा, तो जो न्यूट्रिएंट होंगे वो भी इतना हमको सतह पर मिलेंगे नहीं। तो जब न्यूट्रिएंट मिलेंगे नहीं तो फाइटोप्लैंक्टन उतना ज्यादा रहेंगे नहीं। जब उतना ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेंगे तो मछलियां रहेंगी नहीं और फिशिंग इंडस्ट्री को नुकसान होगा। किस स्थिति में? एल नीनो की स्थिति में। अब इसका क्या क्या वैश्विक प्रभाव है, क्योंकि शुरुआत में ही हम लोग देखे थे कि जो ये वेदर इवेंट है ये एक सर्टेन एरिया के हैं, लेकिन ये वैश्विक जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। तो किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं? इन दो कंडीशन को तो हम लोगों ने देख लिया, एक ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशन को, एक हम लोगों ने साउथ अमेरिका वाली कंडीशन को। अब जो दूसरी मुख्य चीज है जो प्रभावित करता है वो साउथ एशिया की चीज को प्रभावित करता है और भारत को प्रभावित करता है। मतलब साउथ एशिया और भारत, मतलब इस एरिया को भी ज्यादा प्रभावित करता है ये जो वेदर इवेंट है। कैसे प्रभावित करेगा? अभी हम लोगों ने वॉकर सर्कुलेशन की बात की थी, तो यहां से क्या होगा? कन्वेक्शन करंट रहेगा, गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी। तो जब गर्म हवाएं ऊपर उठी तो इधर भी जाएगी, कुछ गर्म हवा इधर भी आएगी, तो इधर आके यहाँ पर सिंक करेगी। तो यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन बनेगा। क्या बनेगा? हाई प्रेशर रीजन। और हमको पता है यहाँ पर ऑलरेडी लो प्रेशर रीजन है, तो जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा उतना ज्यादा हवाएं इधर जाएंगी, और जितना ज्यादा हवाएं इधर जाएंगी उतना ही ज्यादा यहाँ क्या दिखेगा? बारिश दिखेगा। ये किस कंडीशन में होता है? ये सामान्य कंडीशन में होता है। पर अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है? अभी हमको यहीं पे हाई प्रेशर देखने को मिल जा रहा है। अब हमको अगर जो यहाँ पर हाई प्रेशर देखने को मिल जा रहा है तो इधर हवाएं ज्यादा आएंगी नहीं, तो यहाँ पर सामान्य हाई प्रेशर ही दिखेगा, यहाँ पर नॉर्मल वाला लो प्रेशर दिखेगा, और यहाँ पर भी हमको ज्यादा इधर हवाएं आती दिखेंगी नहीं। अब ज्यादा हवाएं इधर आएंगी नहीं तो क्या होगा? इधर ज्यादा पानी बरसेगा नहीं, इधर मानसून कमजोर पड़ जाएगा। कहां पर? खासकर भारत में और साउथ एशियन रीजन में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, कमजोर मानसून और गंभीर सूखा जैसी स्थिति आती है कब? एल नीनो में। कहां पर? साउथ ईस्ट एशिया, विशेषकर भारत में भी। यहां पर क्या प्रभाव है वो हम लोगों ने देख लिया, और इसको भी हम लोग देख ही चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लानीना की स्थिति क्या होती है। तो पूरा का पूरा खेल पवनों पर है, व्यापारिक पवनों पर। सामान्य स्थिति में हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एल नीनो की स्थिति में क्या होता है कि व्यापारिक पवनें थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं। कमजोर पड़ी तो कम पानी डिस्प्लेस किया। अब देखते हैं लानीना की स्थिति में क्या है कि जो पवनें हैं ये थोड़ी मजबूत हो जाती हैं। जब मजबूत हो जाएंगी तो ज्यादा पानी इधर डिस्प्लेस करेंगे। अब ज्यादा पानी डिस्प्लेस करने का मतलब कि इधर से जितना सरफेस वाटर लगभग है इधर आ जाएगा। सरफेस वाटर कैसा है? गर्म पानी है, मतलब यहाँ पर गर्म पानी एक्युमुलेट वापस से होगा और सामान्य फेज से भी ज्यादा गर्म पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब ज्यादा गर्म पानी इकट्ठा होगा तो ज्यादा लो प्रेशर बनेगा, ज्यादा लो प्रेशर बनेगा तो ज्यादा बादल बनेंगे, ज्यादा बादल बनेंगे तो ज्यादा बारिश होगी। मतलब यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हो नहीं सकती, हो ही जाती है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया रीजन में। यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर हमको ज्यादा ठंडा पानी ऊपर देखने को मिलेगा। अब ज्यादा ठंडा पानी ऊपर देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा? थोड़ा बर्फीले वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, और यहाँ पर मछली उत्पादन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना ही ज्यादा यहाँ पर न्यूट्रिएंट आएगा तो उतना ही ज्यादा मत्स्य पालन होगा। ये था लानीना का फेज। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा था कि भारत और दक्षिणी एशिया पे लानीना एल नीनो का प्रभाव था कि यहाँ पर सूखा जैसी स्थिति थी। अब यहाँ पर एक्सट्रीम लो प्रेशर बन गया। अब एक्सट्रीम लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर जो बनेगा वो भी स्ट्रांग बनेगा, और स्ट्रांग बनेगा तो इधर जो है भारत में होगा वो ज्यादा हवाएं जाएंगी। ज्यादा हवाएं जाएंगी तो यहाँ पर भी भारी बारिश होगी, मतलब बढ़िया बारिश, एकदम मानसून बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है मजबूत मानसून। और हमको पता है कि हम एक कृषि प्रधान देश हैं, और हम अधिकतर पानी कहां से लेते हैं? हम ये मानसून ड्रिवन है, जो हमारी कृषि होती है थोड़ी मानसून ड्रिवन वाटर से होती है। इरिगेशन तो हम लोग करते ही करते, पर हमारा प्राइमरी सोर्स क्या है? मानसून वाटर है। तो अगर मानसून अच्छा रहेगा तो हमारी कृषि के लिए ये चीज बहुत अच्छी कंडीशन है। कौन सी? लानीना की कंडीशन। फिर यहां पर क्या प्रभाव है ये हम लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ अगर जो हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो वहां पर भी हमको हरिकेन जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर भी सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा इस स्थिति में। अटलांटिक महासागर की बात है, पैसिफिक में ये स्थिति मैंने नहीं बोली, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल कंपैरिजन मैट्रिक्स है। तो सामान्य स्थिति में ट्रेड विंड क्या थी? मध्यम थी, नॉर्मल अपने रेट पे चल रही थी। इसमें हमको क्या देखने को मिली थी? एल नीनो में तो हमको कमजोर दिखी थी। कौन कमजोर दिखा था? ट्रेड हवाएं, मतलब व्यापारिक पवन है। फिर लानीना की स्थिति में हमको क्या देखने को मिला था? एक्सट्रीम स्ट्रांग, मतलब बहुत तेज देखने को मिला था। फिर सी सरफेस टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर ईस्टर्न सी सरफेस टेम्परेचर की बात करेंगे, मतलब उस तरफ की बात करेंगे तो हमको यहाँ पर ठंडा देखने को मिला था, मतलब साउथ अमेरिका की तरफ। फिर इधर हमको गर्म देखने को मिला था, फिर इधर बहुत ठंडा देखने को मिला था। तभी यहाँ पर हम बर्फीली कंडीशन जैसी चीजें देख लिए थे। फिर इधर बाकी अपवेलिंग कहाँ पे कैसी है और वेदर कैसा था ये हम लोग देख ही चुके थे।
इसके बाद बात आती है कि कैसे हम मेजर करते हैं, किस चीज को मेजर करते हैं, एनसो को हम मेजर कैसे करते हैं, मतलब वही एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन को, जैसे कोई एक तरीका होगा ना कि हम निकालते होंगे कि इस बार एल नीनो है या लानीना आने वाला है, या एल नीनो या लानीना क्यों है, इसको हम मेजर भी तो करते होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हमको फैक्टर पता है तो फैक्टर को हम मेजर भी कर लेंगे कि कौन सी स्थिति आने वाली, उस हिसाब से हम अपना बचाव कार्यक्रम भी कर लेंगे। तो दो तरीका हमको यहाँ पर दिखता है, एक हमको दिखता है ओशियनिक नीनो इंडेक्स और दूसरा हमको क्या दिखता है, सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स दिखता है। अब ओशियनिक नीनो इंडेक्स किस पे काम करता है और सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स किस पे काम करता है, ये हम लोग अभी देख रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से, ये जो गोलाकृति आपको दिख रही है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। अब अगर जो ओशियनिक इंडेक्सेस में आपको पानी पानी जैसी चीज दिख रही होगी, तो जाहिर सी बात है किसकी बात करेगा, हम लोग दो फैक्टर की बात किए थे, एक हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात किए थे, एक हम लोग को किसकी बात किए थे, एक हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक सी सरफेस टेम्परेचर की, तो उन्हीं दोनों को नापने की चीजें होंगी। तो ये जो ओशियनिक नीनो इंडेक्स है, ये किसको नापेगा, ये सी सरफेस टेम्परेचर को नापेगा, कहां पर, सेंट्रल पैसिफिक में। और ये जो सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स है, ये किसको देखेगा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापेगा, वो भी कहां पर, वो भी वही ओशन में ही। अब किसकी जगह पर, अभी इसको हम लोग देखते हैं। ओशियनिक नीनो इंडेक्स की बात करें तो यहां पर एक रीजन दिया हुआ है, नीनो 3.4 रीजन। अब ये रीजन होता क्या है, ये इसको देख लेते हैं। ये रीजन ये है, ये कहां पर है, ये आप पैसिफिक ओशन में देखेंगे तो अगर जो आप इसके लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 170 डिग्री वेस्ट टू 120 डिग्री वेस्ट है, और अगर जो इसकी लैटिट्यूड की बात करें तो 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, 3.2 नीनो रीजन बोलते हैं। मतलब यहीं के सी सरफेस टेम्परेचर को नापते हैं जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, और फिर यहीं के सी सरफेस टेम्परेचर से डिसाइड होता है कि एल नीनो है कि लानीना की स्थिति है। कैसे डिसाइड होगा, सामान्यतया से अगर जो -10.5 डिग्री सेल्सियस अगर जो हमको देखने को मिलेगा तो वो लानीना की स्थिति बनाएगा, और अगर जो 10.5 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव मतलब ज्यादा देखने को मिलेगा तो हमको एल नीनो की स्थिति दिखेगा। कहां पर, ये इस क्षेत्र में नापेंगे, कौन से क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र हम लोगों ने देखा था 3.4 रीजन नीनो का। तो पहला चीज तो ये हो गया कि इससे कैसे पता चलेगा, ओशियनिक नीनो इंडेक्स से कैसे पता चलेगा। अब सी सरफेस टेम्परेचर की बात होगी। दूसरी बात हम देखते हैं सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स। अब ये क्या होता है, इसको देखने के लिए हम पहले यहां पर आते हैं। यहां पर आपको दो चीज दिखेगा, एक आपको डार्विन दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ पे ताहिती दिख रहा होगा। डार्विन कहां पर है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बना हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ऑस्ट्रेलिया के, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन में ये पड़ता है। और ये आप पैसिफिक ओशन में कई सारे आप लोगों ने आइलैंड के ग्रुप देखे होंगे, तो ये पॉलिनेशिया में पड़ता है, कौन सा, ताहिती। अब इन्हीं दोनों के बीच में प्रेशर की बात यहां पे करेंगे, क्योंकि ये देखिए वायुमंडलीय सीसा की बात कर रहा है। बेसिकली ये सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स किस पे डिपेंड करेगा कि इनके ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर कैसा है, प्रेशर डिफरेंस से इंडेक्स निकलेगा, फिर इंडेक्स बताएगा कि कौन सी स्थिति आएगी, एल नीनो की स्थिति आएगी कि लानीना की स्थिति आएगी। अब इंडेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दो फॉर्म में होता है। तो अगर जो नेगेटिव एसओआई है, मतलब ये जो सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स है, जो नेगेटिव दर्शा रहा है, नकारात्मक है, तो ये कैसी स्थिति लाएगा, ये एल नीनो की स्थिति लाएगा। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स नेगेटिव है तो एल नीनो लाएगा। क्यों, क्योंकि एल नीनो हमारे लिए नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, अगर जो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखें तो एल नीनो की वजह से हमको क्या देखने को मिला था, यहाँ पर ड्रॉट जैसी कंडीशन देखने को मिली थी, सूखा जैसी कंडीशन देखने को मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि जो नेगेटिव है तो हमारे लिए भी वो नेगेटिविटी का ही काम कर रहा होगा। याद करने के लिए ये चीज को हम ऐसे देख सकते हैं। तो नेगेटिव एसओआई है तो वहां पर एल नीनो दिखेगा। अब कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है कि नेगेटिव एसओआई में कंडीशन कैसे बनेगी, तो उसमें हमको याद रखना है, मतलब याद क्या रखना है, तो हम समझ सकते हैं एल नीनो में क्या होगा। यहां पर हमको हाई प्रेशर देखा गया था और यहां पर हम लो प्रेशर देखे थे, किस कंडीशन में, एल नीनो की कंडीशन में। वही यहां पर भी देखेंगे ना कि लो प्रेशर एट ताहिती, ताहिती पे हमको लो प्रेशर दिखेगा और डार्विन पे हमको हाई प्रेशर दिखेगा। इस स्थिति में क्या होगा, एल नीनो होगा और ये नेगेटिव एसओआई हो जाएगा, मतलब सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स हो जाएगा। अब इसी का उलट अगर जो हम बात करते हैं लानीना की, लानीना में हमको क्या दिखा था, इधर हम लोगों ने लानीना में हाई प्रेशर देखा था और इधर हम लोगों ने लो प्रेशर देखा था। वही स्थिति हम यहां पर भी देख लेंगे कि हायर प्रेशर एट ताहिती और लोअर प्रेशर एट डार्विन। इस स्थिति में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, लानीना बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, हम लोग देख ही चुके हैं कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और लानीना में क्या होता है, हमारे यहाँ का मानसून स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग मानसून होगा तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो ज्यादा लोगों का पेट भर पाएंगे हम लोग। तो ये थी कुछ चीजें एल नीनो और लानीना से जुड़ी हुई। आपको किसी और कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा हो, एल नीनो या लानीना या कोई और चीज में नहीं समझ में आई हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा।
हाँ, एक और चीज आती है इंडियन ओशन डायपोल। उसको हम लोग आगे किसी क्लास में देख लेंगे कि किस प्रकार से इंडियन ओशन डायपोल और ये एनसो का कंडीशन मिलकर फिर इंडिया के लिए और स्थिति उत्पन्न करता है। किस प्रकार से पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल और पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या, ये हम लोग आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार से पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल और अगर जो लानिना मिलेगा तो क्या बनाएगा। मतलब बेसिक इंडियन ओशन डायपोल और एनसो को कंबाइन करेंगे, फिर उसका कंबाइंड फैक्टर भारत पे क्या असर करेगा, इसको हम लोग आगे किसी क्लास में जरूर देखेंगे, क्योंकि वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। तब तक के जय हिंद सभी को।